हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न साथ में दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो सामाजिक विज्ञान में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने आज की इस वीडियो में लिया है और जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया लास्ट तक तो समझ लो आप सामाजिक विज्ञान के टॉपर बन जाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इसको अच्छे से कॉपी पर समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इन वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट देख लो भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट का आप लोगों को निशान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो 1 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, मतलब जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का नाम सुना होगा, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, दोनों में राष्ट्रवाद नाम आया ना। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ ये जानना जरूरी है ना। जर्मनी से, या फिर हमारा खा नंबर है इटली से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से। स्टूडेंट नोट कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस से जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788 में, या 1789 में, या 1790 में, या फिर हमारा 1787 में। तो याद रखना, जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है उसका जो प्रारंभ वर्ष है वो 1789 है। कब है? 1789 ईस्वी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो बच्चों जो असहयोग आंदोलन है उसको हम खिलाफत आंदोलन जो है इसका मुख्य कारण है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण है। तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920 में, 1930 में, या 1927 में, या 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? वाशिंगटन, या जिनेवा, या न्यूयॉर्क, या फिर ऑस्ट्रिया। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो हमारा कहाँ स्थित है? वो हमारा स्टूडेंट न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही खतरनाक विश्व युद्ध था, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। ठीक है, 1945 में, या हमारा 1939 में, या 1914 में, या 1942 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे नंबर चैप्टर से है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ा रखा है सारे चैप्टर्स को। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, या वन उन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण। तो पंजाब में याद रखना, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। जब अधिक सिंचाई करोगे तो भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, उसके साथ मिट्टियां बह जाती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? कौन सी मृदा में अच्छी कपास की खेती होती है? तो का से कपास, का से काली मृदा। बच्चों काली मृदा में हमारी सबसे अच्छी खेती होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं।
तो काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट है और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, नोट्स करते रहना, थोड़ा सा ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं यार वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है, चट्टाने या फिर पशु या पौधे या मछलियां। तो बच्चों जो अजैवीय संसाधन का मतलब जिसमें जीव नहीं होते, जीव का मतलब जो सजीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं। तो पशु सजीव हैं, हाँ जी पशु सजीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे भी होते हैं उनके, मछलियां भी सजीव होती है, पौधे भी सजीव होते हैं। तो ये हमारा चट्टाने जो है एक अजैवीय संसाधन है जो कि एक निर्जीव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हमारे क्वेश्चन हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है, जैसे जब पेड़ को काटा जाता था तो लोग उससे चिपक गए, तो इसलिए हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आता है पेपर में, 20 ऑब्जेक्टिव ये देख लो फिक्स हो जाएगा, फिर हमारे लघु दीर्घ सारे इस वीडियो में फिक्स हो जाएंगे। तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्लास 10th में हो तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूँ। साथ में आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, श्रवण लेक्चरर ऐप। श्रवण लेक्चरर ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे देख लेना, श्रवण लेक्चर ऐप प्ले स्टोर पे है, जिसपे आपको टॉपर बैच में पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, टॉपर बैच, उसमें सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th में हो तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो 9918863196। ठीक है, 9918863196 पर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, टॉपर बैच श्रवण लेक्चर ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ उसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा। तो बच्चों जो सलाब नदी है, सलाल नदी या सलाल बांध, वो चिनाब पर बंधा हुआ है। ठीक है, चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, कौन सी जो है वो एक रेशेदार फसल है, जूट है, कॉफी है, जौ है या रबड़ है। तो इसमें कौन सी है जो एक रेशेदार फसल है, क्वेश्चन नंबर 12। तो जूट जो है, जूट एक रेशेदार फसल है। ठीक है, जूट जो है एक रेशेदार फसल है। ठीक है, तो जो हमारा जूट है वो एक रेशेदार फसल है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, इन चारों में से कौन सी है जो एक फलीदार फसल है। ठीक है, फलीदार फसल। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें पूछ रहा है कि आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, जिसमें फलियां होती हैं, जिसमें फूल लगते हैं, फलीदार फसल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। ठीक है, देखो दाल है या चना है, जो काला चना होता है, या फिर हमारा मोटे अनाज या तिल है। देखो जिसमें फलियां लगती हैं, जो फलीदार फसल होते हैं वो हमारे दाल होते हैं। कौन से होते हैं, दाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे इसमें से एक रबी फसल पूछा जाए तो वो चना या फिर हमारा काला चना होगा। ठीक है, देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो झारखंड में स्थित क्या है, कोडरमा, नाम सुना होगा अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो। खनिज जो आप लोगों का है ऊर्जा संसाधन, मैंने पढ़ा रखा है, नोट्स दे रखा है बैच में। तो हमारा बॉक्साइड है या अर्वरक है या लौह अयस्क है या तांबा है। तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका, अर्वरक का जो है वो अग्रणी उत्पादक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बताना है कि कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख है, भारत के लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पाइपलाइन है या सड़क परिवहन या रेल परिवहन या वायु परिवहन। तो बच्चों जो हमारा भारत में सबसे मुख्य हमारा साधन है वो सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़कों का यूज भारत में लोग ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा वायु परिवहन का यूज करे हो कभी, बहुत सारे कम लोग ही करे होंगे। रेल का परिवहन का बहुत कम ही करे होंगे। लेकिन सड़कों पर क्या है, जब इच्छा किया आए गए,
जब मन किया साइकिल चलाए, ड्राइविंग किए, कोई दिक्कत नहीं, सड़क अपना है, सड़क परिवहन बेस्ट है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया। ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते रहना, याद करते रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 99 मार्क्स लाने हैं सोशल साइंस में। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है स्टूडेंट, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो बच्चों जो हमारा संघीय राज्य है कौन सा इसमें से नहीं है? देखो मणिपुर एक अच्छा राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, बट जो दिल्ली है वो सिटी है, एक शहर है, ना कि एक राज्य है। तो ये कोई संघीय राज्य नहीं है, जिसको संघ मिला हो, संघीय राज्य हो, नहीं, वो एक सिटी है, शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में जो मताधिकार, जिसमें आपको मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, उसकी आयु क्या होती है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो ये सारे स्टूडेंट को पता होगा जो वोट दे चुके हैं, क्योंकि वो अधिकार कब मिलता है बच्चों? वो अधिकार 18 वर्ष के बाद मिलता है। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे लवली स्टूडेंट होंगे, शायद वो 18 साल के नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो क्लास 10th में है, 16 या 17 साल के होंगे, या फिर थोड़ा सा कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा। अगला देखो स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? जो विकसित देश है, ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? तो जो हमारा विकसित देश है वो कौन सा है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस एक विकसित देश है। कैसा देश है? एक विकसित देश है, याद रखना है। ठीक है, जो हमारा फ्रांस है वो एक विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्टूडेंट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है वो आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, या खा है आर्थिक गतिविधि, या उद्यमों के स्वामित्व, या फिर श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर जो विभाजित है वो है उद्यमों के स्वामित्व पर। किसके? उद्यमों के स्वामित्व पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूरे विश्व व्यापार का। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में, या पेरिस में, या जिनेवा में, या ओटावा में? तो बच्चों वो स्थित है जिनेवा में। कहां? जिनेवा में। ठीक है, तो ये 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस का समझ में आ गए। सबसे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिया कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना है, और भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखो अब हमारा आता है, स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे, जो आपके बुक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, वही समझेंगे। पहला, जर्मनी का एकीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए जर्मनी के एकीकरण के बारे में। आखिर कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, फर्स्ट ही चैप्टर में है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा है चैप्टर को, आप लोग पढ़ लेना। और वैसे जर्मनी का एकीकरण समझना जरूरी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय, जो मध्य वर्ग, एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, एक मध्य वर्ग होता है, तो मध्यवर्गीय लोग में, ठीक है, जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब क्या है कि उन्होंने एक बढ़िया प्लान किया, एक उपाय निकाला कि 1848 में जो जर्मन महासंघ है उनके विभिन्न जो इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उनको जोड़ा जाए और एक निर्वाचित राष्ट्र बनाया जाए। सही बात है, जब तक एक राष्ट्र नहीं बनेगा मजा नहीं आएगा, आपको कोई कानून नहीं समझेगा, तो एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। इस पहल को जो राजशाही थे, जो राजा करते थे, ठीक है, और फौज, जो वहाँ की फौज की ताकत थी, राजा जब मान गए तो फौज भी उनके अकॉर्डिंग चलेगी, तो फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, जो प्रसा के बड़े भूस्वामी उन्होंने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रसा जो थे उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब एकीकरण करने का न्यू जो नेतृत्व है उसको संभाल लिया, और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जो प्रसा की सेना थी और जो नौकरशाही थी उनकी मदद ली, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब प्रसा जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, तो ये एकीकरण संभव हो गया। और जनवरी 1871 में वार्साई में एक हुए समारोह में प्रसा को राजा जो थे राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट
घोषित किया गया, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला था और जनक भी माना जाता है, तो इसलिए 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछा जाए तो बताना 1871 में हुआ। ऑब्जेक्टिव में आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, आपके ऑप्शंस रहेंगे, तो आप 1871 पर सही टिक लगाना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट क्या है? जो रॉलेट एक्ट का नाम सुना होगा चैप्टर नंबर 2 में, आखिर है क्या यार रॉलेट एक्ट, जानना तो ये जरूरी है। तो रॉलेट एक्ट क्या है? सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला रॉलेट एक्ट। देखो रॉलेट एक्ट एक कानून था 1919 का, ठीक है, जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था तभी का ये इसी के उपरांत हुआ था, इसी के कारण हुआ था, जो हमारा मतलब रॉलेट एक्ट के कारण अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था, अगर किसी भारतीय पर शंका है तो उसे आप गिरफ्तार कर लो, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो। ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट, जो भारतीयों लोगों के लिए काफी खतरनाक था, इसलिए इसका विरोध तो करना जरूरी है भाई भारतीयों लोगों को, तो इसका विरोध भी किया गया। तो इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बहुत खतरनाक हत्याकांड था वो हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक और बेकार कानून था। तीसरा क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे लघु उत्तरीय बता रहा हूँ स्टूडेंट, याद करके जाना। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 95% सोशल साइंस में लाना है तो सारा तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। इस पर कई दिन से, ठीक है, 10-15 दिन से रिसर्च चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर थे उन्होंने बताया, फिर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट देखे, क्वेश्चन देखे, तब ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जो बिलीव करके तैयार करके जाना। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जो मतलब हम भौतिक प्रक्रिया या फिर हमारे यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। कैसा संसाधन? नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, ये सारे हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, जिन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे रासायनिक द्वारा, चाहे भौतिक द्वारा, चाहे यांत्रिक द्वारा, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम पुनः उत्पन्न कर ही सकते हैं। तो ये हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन होगा, ठीक है। अनवीकरणीय समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अनवीकरणीय का मतलब है कि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। मतलब हम इन्हें पुनः नहीं उत्पन्न कर सकते, तुरंत नहीं उत्पन्न कर सकते, एक लंबा समय लगता है, जो कि वैज्ञानिक अंतराल मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। जैसे खनिज है, इसमें लंबा समय, जीवाश्म ईंधन, इसमें लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल डीजल, इसको बनाने में लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसलिए हमारा अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा, जिन्हें हम पुनः तुरंत तो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नवीकरणीय, अनवीकरणीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग फोकस करो। भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं बताना या विशेषताएं बतानी है, ठीक है। 3 विशेषताएं बता दो बस। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं यार वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, मैंने देखा है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोशिश यही है कि तैयार कर लेना। देखो पहला है, 3 समस्याएं देखेंगे, 3 विशेषताएं देखेंगे। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। प्रकृति जो होती है, जैसे प्रकृति जब बारिश करे तो उस पर निर्भर रहो, ठीक है। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसूनी वर्षा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर नहीं होता वर्षा तो सोचते हैं कैसो ना कैसो वर्षा हो जाए, क्योंकि इससे हमारी उपज बढ़ेगी, इससे हमारी फसल और अच्छी होगी। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो ये समस्याएं भी एक प्रकार से भाई, अगर वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि प्रभावित हो जाती है। प्रभावित होने का मतलब उसमें से बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति पर निर्भरता होती है इनकी, और यानी कि प्रकृति के बारिश पर ये निर्भर होते हैं। अगला है कृषि की निम्न उत्पादकता। देखो
भारत में कृषि जो है, कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत जो दूसरे देश उत्पादन करते हैं उससे कम ही है, लेकिन प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में जो कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादन की सिस्टम मात्रा में प्राप्त होता है। अगला देखो, खनन फसलों की प्रमुखता, ठीक है, प्रमुखता। भारतीय कृषि में जो खनन फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि यहाँ 100 करोड़ से अधिक, अब तो 144 से 45 करोड़ जनसंख्या हो गई है, लेकिन इससे अधिक कहा है ना, तो इसका मतलब कितना भी अधिक हो जाए। जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा भी किया जाना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ये सब होते रहेंगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण बताना है, ठीक है, सड़क परिवहन के 3 गुण। तो देखो, भारत जो है, पहले थोड़ा सा समझ लें आप, भारत जो है विश्व सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं और सड़क परिवहन ही मुख्य है। सड़क से ही सारे काम होते हैं भारत में, ठीक है, क्योंकि ये इतना विकास नहीं किया है जितना अन्य देश, बहुत सारे देश किए हैं। तो सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु या समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। अगर आपको रेलवे में जाना है, रेलवे पर जाना है तो सड़क के द्वारा ही जाओगे, वायु स्टेशन पे जाना है तो सड़क के द्वारा ही जाओगे, समुद्री पत्तन पे भी जाना है तो सड़क के द्वारा ही जाओगे। तो ये कड़ी है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। दूसरा समझो, सड़कों की निर्माण लागत कम है भाई, सड़कों में बहुत कम पैसे लगते हैं, और की अपेक्षा स्टेशन बनाना है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, वायु वाला बनाना है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाया जा सकता है। सड़कों को कहीं भी बना दो भाई, ऊपर नीचे होते रहेंगे, जाते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। तो ये सड़क का। और तीसरा है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क हमें घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, हम घर घर जा सकते हैं, तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम है। अब सड़कों के द्वारा जो सामान चढ़ाए या उतारे जाते हैं उनकी अपेक्षाकृत बहुत कम ही प्राइस है, बहुत कम लागत है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है, संघवाद। संघवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर जो हमारा नागरिक शास्त्र का 2 नंबर चैप्टर है स्टूडेंट। संघवाद के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो संघवाद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं, विशेषताएं भी बतानी है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संघवाद के बारे में। तो संघवाद सरकार की एक प्रारूप है, प्रारूप का मतलब दूसरा रूप है, ठीक है, और जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बांट सकती है, ठीक है। विशेषताएं मैं 3 से 4 बता देता हूँ, तैयार कर लेना, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, यहाँ सरकारें 2 अधिक स्तरों वाली होती हैं, यहाँ जो सरकारें हैं 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, 2 स्तर की या फिर उससे अधिक, तभी तो एक दूसरे में कंपटीशन होता है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह का शासन करती हैं, पर कानून, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग होता है। मतलब जो कानून होता है प्रशासन, और उनका जो कर वसूलने का जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। अदालतों को जो संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारें और अधिकारियों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और निर्णायक वही है, लास्ट में उसी का माना जाएगा। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, ठीक है। तो ये 4 विशेषताएं भी आप लोग संघवाद का तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो लाया जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं होता, बोरिंग महसूस होता है आप लोगों को। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न, और भी आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारे पहले तैयार कर लो, क्योंकि ये हमारे बच्चों सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक आप लोग ज़रूर करना, सारे स्टूडेंट लाइक करो, 10,000 लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।